सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 8th चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 8.3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था, जहां पर एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर लेता है और रिप्रोडक्शन करके अपने ही जैसा यानी अपनी ही प्रजाति का, अपनी ही स्पीशीज का दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। तो ये तो एसेक्सुअल हो गया। सेक्सुअल में क्या होता है, अकेले कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ेगी रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें से एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से, इन दोनों के योगदान से ही उस स्पीशीज़ का, उस प्रजाति का एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो पाएगा, बन पाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ा ही होगा, इससे आप फेमिलियर हो गए ही कि जहां पर दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है ताकि एक नई जनरेशन को क्रिएट कर सके। अब एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे आपका बैल हो गए, वो अकेले नए बछड़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह जो आपकी मुर्गियां हैं वो नए चूज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकती अकेले। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बोथ सेक्सेस यानी मेल और फीमेल, उस स्पीशीज के, उस प्रजाति के जो मेल और फीमेल दोनों मिल के प्रोड्यूस करते हैं नई जनरेशन को। अब आप कहोगे इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है? भाई एसेक्सुअल तो था हमारे पास, उसमें क्या कुछ कमी थी? तो यही बात आगे कह रहा है, आर देयर एनी लिमिटेशन ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कुछ कमी रह गई थी क्या एसेक्सुअल में, जिसकी वजह से ये एक नया मोड आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन्हीं सारे सवालों का डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो इसमें पहला सब टॉपिक है, या कह सकते हो पहला क्वेश्चन है 8.3.1 वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों, कुछ ऑर्गेनिज्म इस मोड को क्यों यूज करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यही सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक सेल से दो नए सेल बनना होता है तो उसमें क्या होता है, डीएनए की कॉपी होती है। और सिर्फ डीएनए ही नहीं, सेलुलर एपरेटस जो होता है, यानी जो पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर होता है जहां पर डीएनए रहेगा, वो भी कॉपी होता है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट में देखें, जैसे मान लो एक सेल है हमारा, इससे दो सेल्स बनने हैं, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले डीएनए की कॉपी बनेगी। एक तो ये ओरिजिनल वाला हो गया और एक नया वाला डीएनए, ये कॉपी बन गई। अब इन डीएनए को सेपरेट होना है, एक अलग सेल में आना है, तो एक अलग से सेलुलर एपरेटस चाहिए इसको। तो एक नया सेल का स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर ये जो डीएनए है वो चला जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो इस तरह से दो सेल्स बन गए जिनके अपने अपने डीएनए है और अपना अपना सेलुलर एपरेटस है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए की कॉपी बनी और स्ट्रक्चर की कॉपी बनी और ये सेपरेट हो गए। ये भी हम देख चुके हैं, जो डीएनए कॉपी का मैकेनिज्म है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगी कि ये वाला जो डीएनए है बिल्कुल उसी जैसा है। इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होंगे, बहुत थोड़े से ही सही, लेकिन डिफरेंस होंगे। यही जो कॉपी करने में एरर आता है, यही सोर्स होता है वेरिएशन इन पॉपुलेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की आप पॉपुलेशन देखो, उस ऑर्गेनिजम्स को अगर आप देखो तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख जाएगा। ऐसा भी इंसानों को देख लो तो इंसानों में बहुत सारे वेरिएशंस दिख जाएंगे, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी के बाल किसी तरीके से हैं, किसी की आंखें किसी तरह से हैं, किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, ये सारे डिफरेंसेस आपको दिख जाएंगे। तो ये किसकी वजह से होता है, इसी डीएनए कॉपी के अंदर जो एरर आता है उसकी वजह से होता है। अब कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इस वेरिएशन से बच नहीं सकता, यानी वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डीएनए की जो कॉपी है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। लेकिन उस स्पीशीज की, उस प्रजाति की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें जो वेरिएशन है वो यूजफुल भी है फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। यानी यूजफुल इसलिए है क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो उस स्पीशीज का, उस प्रजाति का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब क्यों, कैसे मुश्किल हो जाएगा, ये सारा हमने एक टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है 8.1.1 वाली, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन जो टॉपिक है, उसके अंदर हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो ये बात तो हमने समझ ली कि वेरिएशन होता है और वेरिएशन अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है, उसके बिना उस स्पीशीज़ का, उस प्रजाति का सर्वाइवल मुश्किल है। अब क्योंकि वेरिएशन ज़रूरी है, इसीलिए ऑर्गेनिजम्स ये चाहेंगे कि ऐसे रिप्रोडक्टिव मोड्स का यूज़ करें वो, जिनके ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन जनरेट कर सकें। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोड्यूस करके इसने दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, तब इस नए वाले ऑर्गेनिज्म को सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किससे लेनी पड़ेगी, इसी एक पेरेंट से लेनी पड़ेगी, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ सकता। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस हुआ है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो इस केस में क्या होगा,
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो फीमेल से लेगा और कुछ वो मेल से लेगा। तो इससे क्या होगा, वेरिएशन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को वो मिक्स कर लेगा। कुछ यहाँ से मिल गई, कुछ यहाँ से मिल गई। वहीं एसेक्सुअल में तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही से लेनी है, क्योंकि उसका एक ही पेरेंट है। अब जो डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन इतना ज़्यादा प्रिसाइज होता है, इतना बारीक होता है, जिसकी वजह से जो वेरिएशंस हैं वो कैसे हो, फेयरली स्लो प्रोसेस, यानी वेरिएशन बहुत धीरे धीरे आएगा। डीएनए कॉपी हो रहा है, वेरिएशन उसके अंदर आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादा क्यों नहीं होते, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। स्टार्टिंग की ही 2-3 क्लास में ये हमने डिस्कस कर लिया था कि ज़्यादा अगर वेरिएशन आ गया, ज़्यादा चेंजेस आ गए, तो जो नया वाला सेलुलर एपरेटस बना है उसके अंदर वो डीएनए रह नहीं पाएगा और वो पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर वेरिएशन आएगा, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा, तो ये चीज़ तो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। उसी के साथ साथ वेरिएशन भी आना चाहिए। अगर उस स्पीड से नहीं आया तो फिर उस ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, एक कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो उसको हम ए नाम दे देते हैं। अब इसकी खासियत ये है कि ये 10 डिग्री से लेके 40 डिग्री टेम्परेचर, इसके बीच में ये जिंदा रह सकता है, और जहाँ पर रहता है वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी ऐसा है, किसी के बीच में टेम्परेचर रहता है, मान लो 20 से 30 आसपास रहता है, तो मस्त इसकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन इसने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया और बी को जन्म दिया। अब बी के अंदर वेरिएशन आया। कितना वेरिएशन आया, मान लो ये 10 से थोड़ा कम हो गया कि ये 9 डिग्री तक टेम्परेचर में रह सकता है। ए वाला क्या था, अगर 10 से कम हुआ तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसकी जो ज़िंदगी है, यानी ये जिंदा तभी रह सकता है जब टेम्परेचर 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहे। 9 डिग्री होगी तो इसका कहानी ख़त्म। लेकिन बी के अंदर चेंजेस आए और इसने थोड़ा इंप्रूव किया अपने आप को कि अब 9 डिग्री तक भी ये जिंदा रह सकता है, और मान लो ये भी बढ़ के 41 डिग्री हो गया। तो वेरिएशन तो आया, लेकिन देखो बहुत थोड़ा सा वेरिएशन आया। अब मान लो जहाँ पर ये रहता था वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया और टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री हो गया, तो क्या होगा, इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। ए तो जिंदा नहीं रह सकता था, बी भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इस तरह से वो जो स्पीशीज़ है, वो जो प्रजाति है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये चाहेंगे कि ये जो वेरिएशन है वो ज़्यादा हो सके। मान लो अगर बी का 9 डिग्री से 41 डिग्री ना होके 5 डिग्री से लेके 50 डिग्री हो जाता, तब तो ये बी जिंदा रह सकता था। यानी जिस स्पीड से, जिस डायरेक्शन में इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, उसी स्पीड से और उसी डायरेक्शन के अंदर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वेरिएशन आना चाहिए। अगर धीरे धीरे होगा तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल से देख लिया। लेकिन अगर ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, यानी डीएनए कॉपी करने वाला जो सिस्टम है, वो लेस एक्यूरेट हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया, तब क्या होगा, जो रिजल्टेंट डीएनए कॉपी है वो वर्क नहीं कर पाएगी उस सेलुलर एपरेटस के साथ जो कि कॉपी करके बना है, और वो डाई कर जाएगा। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो वेरिएशन अगर थोड़ा हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो फिर क्या होना चाहिए, इसका सलूशन क्या है, ये हम देखते हैं। तो किस तरीके से वेरिएंट्स बनाने का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सकता है। ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशन एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो ए, इसका जो डीएनए होगा वो अपने पेरेंट से अलग होगा। मान लो इसका पेरेंट है बी, तो ए का डीएनए बी से अलग होगा। इसी तरीके से बी का जो डीएनए है वो उसका जो पेरेंट है, मान लो सी, यानी ए के जो दादाजी हैं या दादी जी, जो भी कह सकते हो, उससे अलग होगा। तो जब सी ने बी को रिप्रोड्यूस किया तो वेरिएशन आया, इसी तरह बी ने जब ए को रिप्रोड्यूस किया तो वेरिएशन आया। इसी तरीके से वेरिएशन चलते हुए जाता है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो कि अगर एक पेरेंट से रिप्रोडक्शन होगा तो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स उसी एक पेरेंट से लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर 2 पेरेंट्स होंगे, यानी सेक्सुअल मोड होगा, तो वेरिएशन ज़्यादा हो सकता है, यानी कुछ मेल से ले लेगा, कुछ फीमेल से ले लेगा, यानी कुछ मदर से और कुछ फादर से। तो वेरिएशन ज़्यादा आ सकता है। जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो इंसानों के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, हज़ारों या लाखों या और भी ज़्यादा हो सकती हैं। इस तरह से वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बताऊं तो जो कैलकुलेट किया गया है, ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर वेरिएशन कितना आ सकता है, 64 मिलियन वेरिएशंस आ सकता है। यानी 64 मिलियन अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स बन सकते हैं। कौन सा क्रोमोसोम किसके साथ पेयर हुआ, इस पे डिपेंड करेगा। तो आपको बहुत डिटेल में नहीं समझना कि वेरिएशन किस तरह से आते हैं, वरना मैं उससे भी समझाया था। बस इतना आपको याद रखना है कि वेरिएशन आते हैं। ए सेक्सुअल मोड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते, सेक्सुअल मोड में ज़्यादा वेरिएशन आ जाते हैं। दस 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन आपने ले ली, जैसे इंसान को ले लिया,
तो पूरे इंसान की जो पॉपुलेशन है उनमें से किसी भी दो अलग अलग इंसान को आप लोगे तो उनमें क्या होगा, वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशन। यानी जो वेरिएशन होगा वो अलग अलग तरीके का होगा। यानी किसी के अंदर किसी चीज़ का वेरिएशन आया होगा, किसी के अंदर किसी चीज़ का वेरिएशन आया होगा। इसको एग्जाम्पल से हम लेके समझते हैं। यहाँ पर तो ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जा रही है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक फैमिली में अगर हम देख लें तो उसके अंदर कैसे वेरिएशन आते हैं। जैसे कोई इंसान है, उसके हम पेरेंट्स बना लेते हैं, तो हमने मदर और फादर ले लिया। इसके हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं। वैसे तो इंसान के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन लेट्स सपोज हमने 3 चीज़ें सिर्फ ली, तो वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो हेयर हमने ले लिया, स्किन ले लिया और हाइट ले लिया। मान लो मदर के जो हेयर हैं वो कैसे हैं, स्ट्रेट हैं, और उसका स्किन कैसा है, फेयर है यानी गोरा रंग है। हाइट की बात करें तो चलो इसकी हाइट हम कम कर देते हैं, शॉर्ट। ये मदर के फीचर हो गए। फादर की बात कर ले, फादर के हेयर कैसे हैं, कर्ली हैं, और स्किन कैसी है, चलो इसको डार्क बना देते हैं, यानी फादर का स्किन कैसी है, काले रंग है। हाइट ये टॉल है। तो मदर के 3 फीचर्स हमने ले लिए, फादर के 3 फीचर्स ले लिए। अब इनके रिप्रोडक्शन से जो बच्चे होंगे उनमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। यानी वो बच्चा कुछ फीचर्स अपने मदर से लेगा, कुछ फादर से लेगा। मान लो एक बच्चा है, इसको हम नाम दे देते हैं चाइल्ड नंबर 1। इसने हेयर क्या किए, अपने मान लो मदर से ले लिया, स्किन अपने फादर से ले लिया और हाइट अपनी मदर से ले लिया। तो हेयर कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे, स्किन कैसे होगी, डार्क होगी, और हाइट कैसी होगी, शॉर्ट, यानी उसकी हाइट कम होगी। अब इनके रिप्रोडक्शन से एक और इनका बच्चा है, चाइल्ड नंबर 2 हम दे देते हैं इसको। इसने क्या किया, हेयर अपने फादर से ले लिया यानी कर्ली, स्किन का कलर अपने मदर से लिया इसने यानी फेयर, और हाइट अपने फादर से ले लिया यानी टॉल। ठीक है, एक और बच्चे को देख लेते हैं, चाइल्ड नंबर 3। इसने क्या किया, हेयर का जो टाइप था और स्किन का जो कलर था वो अपनी मदर से ले लिया और हाइट अपने फादर से ले लिया। तो हेयर इसके कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे, स्किन का कलर इसका फेयर होगा और हाइट कैसी होगी, टॉल होगी। एक और का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और चाइल्ड है इनका, चाइल्ड नंबर 4। इसने क्या किया, हेयर का जो टाइप था और स्किन का जो कलर था वो फादर से लिया और हाइट अपनी मदर से लिया। तो हेयर कर्ली, स्किन डार्क और हाइट कैसी होगी, शॉर्ट होगी। तो देखो 4 अलग अलग टाइप के इनके बच्चे और उनके अलग अलग फीचर्स हैं। तो किसी भी 2 चाइल्ड को अगर कंपेयर करोगे तो उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। किसी ने कुछ चीज़ें मदर से ली हैं, किसी ने कुछ फादर से लिया है। सब में एक जैसी फीचर्स नहीं है। ये तो हमने सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ली है तब ये हाल है। अगर हमने मान लो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली, सिर्फ अगर फेस पे ही देख लें तो कितनी सारी चीज़ें हैं। आंखें किस तरह की, आंखों का कलर किस तरह का है, हेयर का हमने सिर्फ टाइप लिया, हेयर का कलर भी है, अलग अलग तरीके के जो कलर्स हैं हेयर के वो हो सकते हैं, ईयर कैसे हैं, लिप्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हम देख लें तो हज़ारों या उससे भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं इंसानों के अंदर। तो उन सब का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितना ज़्यादा होगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि वेरिएशन जो है वो 64 मिलियन टाइप के वेरिएशंस बन सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये वेरिएशंस ही तो हैं। अब ज़रूरी नहीं इनके 4 बच्चे हों, अगर एक होता तो इनमें से कोई भी फीचर हो सकता था। हो सकता है ये वाला फीचर लेके वो पैदा हुआ होता, या चाइल्ड 2 वाला फीचर होता, या चाइल्ड 3 वाला या 4 वाला। इसी तरीके से जब मिलियंस ऑफ फीचर्स बन सकते हैं, वेरिएंट्स बन सकते हैं, तो उनमें से कोई से भी फीचर उस चाइल्ड के अंदर आ सकते थे। तो यहाँ बस आपको यही समझना है कि जो वेरिएशन का पैटर्न है वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग होता है। यानी अगर हम चाइल्ड को कंपेयर करें चाहे मदर से या फादर से, तो हम कह सकते हैं भाई चाइल्ड अपनी मदर की तरह नहीं है, उसके अंदर वेरिएशन है। चाइल्ड 1 को ही कंपेयर करें तो मदर के जो स्किन का कलर है वो फेयर है, लेकिन चाइल्ड का डार्क है। तो किसी को भी कंपेयर करोगे किसी भी पेरेंट से, चाहे मदर से या फादर से, तो कुछ वेरिएशन दिखेगा, लेकिन वेरिएशन का जो टाइप है वो अलग है। किसी में स्किन का वेरिएशन आ रहा है, किसी में हेयर के टाइप का वेरिएशन आ रहा है, किसी में हाइट का वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, लेकिन वेरिएशन है और अलग अलग पैटर्न का वेरिएशन है, अलग अलग टाइप का वेरिएशन है। तो यही चीज़ हमने देखी थी कि कोई भी 2 इंडिविजुअल अगर आपने ले लिया, सिर्फ 2 ही को अगर कंपेयर कर लो पूरी पॉपुलेशन में से, हमने तो एक फैमिली का देखा था और सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। ऐसे चाइल्ड लिए थे जिनके पेरेंट्स सेम है। अब अलग अलग लोगों में कंपेयर करोगे तो कितना होगा, अलग अलग पैटर्न आपको देखने को वेरिएशन मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अलग आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे इतने सारे वेरिएशन हैं तो क्या सेल एग्जिस्ट कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये जो वेरिएशंस हैं वो लिविंग इंडिविजुअल्स के हैं। यानी वेरिएशन कहाँ से आए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसने अपने मदर से ली है, कुछ अपने फादर से ली है, और दोनों लिविंग ही हैं।
तो इसकी वजह से कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा वेरिएशंस का, हमने देखा था 4 तरीके के कॉम्बिनेशन 4 अलग तरीके के चाइल्ड्स में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, चाहे 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे, इनकी वजह से क्या होता है, नया कॉम्बिनेशन बनता है वेरिएंट्स का। यानी 2 हमने लिए पेरेंट्स, कुछ इनमें से लिया कुछ इनमें से लिया और एक तीसरी चीज़ बना दी। तो इसी मिक्सअप की वजह से वेरिएशन आते हैं। अगर पेरेंट्स के दोनों के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते तो वेरिएशन ना आता। जैसे मैंने कहा शुगर प्लस शुगर करोगे तो क्या होगा, शुगर ही मिलेगा, बस अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन रहेगा तो शुगर ही। लेकिन शुगर प्लस हमने लेमन कर दिया, तो यहाँ जो चीज़ बनेगी उसको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये शुगर है, या हम ये नहीं कह सकते कि वो लेमन है। उसका मिक्सचर बनेगा, कुछ अलग ही चीज़ बनेगा। तो हर जो कॉम्बिनेशन होगा वो नॉवेल होगा, यानी एक नया कॉम्बिनेशन होगा। हमने 4 एग्जाम्पल जो देखे थे 4 चाइल्ड के, उनके जो वेरिएशन है वो अलग अलग टाइप का है। क्यों नॉवेल होगा, क्यों नया होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। कुछ चीज़ें एक से ली हैं, कुछ दूसरे से ली हैं। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कौन वाले रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनमें क्या होता है, 2 अलग अलग इंडिविजुअल से डीएनए लेके उनका कंबाइन किया जाता है और एक नया डीएनए बनता है इस तरह से। तो वेरिएशन तो आया, ये डीएनए अलग है, ये डीएनए अलग है, लेकिन ये अलग कैसे है? क्योंकि हमने 2 अलग अलग डीएनए का मिक्सअप किया है और एक नया डीएनए फिर बना है। अब इसकी वजह से एक डिफिकल्टी आ जाती है, एक मुश्किल आ जाती है। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो नया जनरेशन बनी है वो किसकी वजह से बनी है? डीएनए की जो कॉपीज थी उनके कॉम्बिनेशन से। यानी मदर की बात करें तो इसके डीएनए के अंदर कॉपी बनी होगी, सेल अलग हो गए होंगे। इसी तरह से फादर की बात करें, डीएनए की कॉपी बनी, सेल अलग हो गया, इन दोनों के सेल मिक्स हुए, एक नया सेल बना, उसके अंदर एक नया टाइप का डीएनए था। ठीक है, तो पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल, भाई पेरेंट्स तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, चाइल्ड अभी नया नया आया है, और किसकी वजह से है? डीएनए कॉपी हुई और कंबाइन हुई। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड। इंसानों की बात कर लें तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होते हैं, तो अगर क्रोमोसोम्स के अमाउंट डबल हो जाएंगे तो डीएनए का अमाउंट भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मदर का जो सेल है और फादर का जो सेल है, या कह सकते हो मेल और फीमेल के जो सेल्स हैं, वो अगर कंबाइन करेंगे तो इंसान के अंदर 46 होते हैं। अब चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो 46 इसके और 46 इसके जब ये कंबाइन होंगे तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। लेकिन इंसान के अंदर तो 46 होते हैं। चलो यहां तक भी ठीक था, 92 था। अगली बार जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी अभी जो बच्चे हैं वो बड़े होके जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने बच्चों को जन्म देंगे, तो फिर ये 92 इसके और इसी तरह से दूसरे 92 ये ऐड हो जाएगा, 184 हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा। ये प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होते जाएंगे, या कह सकते हैं कि डीएनए डबल होता चला जाएगा। और फिर वो बेचारा जो सेलुलर अपरेटस है वो क्या करेगा? एक तो वैसे ही वो ज्यादा वेरिएशन झेल नहीं सकता, ऊपर से डबल अमाउंट ऑफ डीएनए आपने उसके अंदर डाल दिया, तो सेलुलर अपरेटस उस डीएनए को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब आपको सोचना है कि इस डिफिकल्टी को कैसे सॉल्व करें। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नेचर ने ऑलरेडी इसका सोल्यूशन निकाला है। तो क्या सोल्यूशन है, इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, इसको हम देखते हैं। अब जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने लिया, उसकी बॉडी जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत अलग अलग टाइप के उसमें सेल होंगे, अलग अलग उसके ऑर्गन्स होंगे, तो क्या होता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी बनती कैसे है? सबसे बेसिक पे अगर जाएं तो वहाँ बहुत टाइप के सेल होंगे। इंसान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमंस का। तो हमारी बॉडी के अंदर अराउंड 200 से भी ज़्यादा टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं, और सेल्स को ही कंबाइन करके टिश्यू बनता है। टिश्यू को ही अलग अलग या एक तरीके के टिश्यू मिलाकर ऑर्गन बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन को मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम्स को हम मिला लें तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जितने टाइप के यानी जितने ज़्यादा वैरायटी के सेल्स होंगे उतने ही ज़्यादा अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होंगे, यानी स्पेशल टाइप के टिश्यू होंगे जिनका अपना खास काम होगा। तो कहीं पर भी अगर अलग अलग तरीके की चीज़ें आ जाती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। जैसे अभी आप कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज अगर 50 सब्जेक्ट्स होते तो कितना मुश्किल हो जाता, सब्जेक्ट के नाम तक नहीं याद रहते। तो सेल ज़्यादा हो गए तो टिश्यू भी अलग अलग टाइप के हो गए, यानी स्पेशल टाइप के टिश्यू हो गए। अब हर टिश्यू का अपना अलग अलग काम होगा, इसीलिए अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स बनेंगे, और इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी बॉडी का डिज़ाइन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब जो अभी हमने ऊपर प्रॉब्लम देखी थी,
कौन सी प्रॉब्लम? वही डीएनए डबल होने की। उसका सलूशन क्या हो सकता है? तो एक सलूशन जो कि बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अप्लाई होता है वो ये होता है इज टू हैव स्पेशल लीनेजेस ऑफ सेल इन स्पेशलाइज ऑर्गन, यानी कि स्पेशल तरीके का ऑर्गन हो जिसका खास काम सिर्फ रिप्रोडक्शन करना हो, उस ऑर्गन के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स हों। क्या स्पेशल हो उनके अंदर कि भाई वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए हों। इन विच ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। यानी हम ह्यूमन का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि ह्यूमंस के जो सेल्स होते हैं ना उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन हमने ये कहा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि अगर 46 और 46 मिलेंगे तो डबल होता चला जाएगा। इसका सलूशन ये है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन ऐसा होना चाहिए, एक बॉडी का पार्ट ऐसा होना चाहिए जहां पर एक खास तरीके के सेल हो। उनके अंदर खासियत ये हो कि वहां पर जो क्रोमोसोम्स हो यानी उस सेल के अंदर वो बाकी बॉडी के सेल से हाफ हो। बाकी की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसके अंदर कितने होने चाहिए? 23 होने चाहिए। तब काम बन जाएगा कि 23 मेल से मिल गए, 23 इसी तरह से फीमेल में होंगे, तो सिर्फ यही सेल पार्टिसिपेट करें रिप्रोडक्शन में, तो इनके मिलने से जब एक सेल बनेगा तो उसमें 46 हो जाएंगे। इस तरह से हमारा काम बन जाएगा। तो हर बार क्या होगा, ये हाफ होता जाएगा और नए रिप्रोडक्शन में ये कंबाइन होके जो ओरिजिनल इसकी 46 है वो होता जाएगा। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्रोमोसोम्स हाफ होंगे, तो जैसे मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स क्या डीएनए से बने हैं तो डीएनए भी हाफ हो जाएंगे। अब ये कैसे होता है? दिस इज अचीव बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। अब देखो यहां पर आपको बहुत डिटेल में नहीं समझना मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है, क्योंकि अगर यही टर्म मैं एक्सप्लेन करने लगूं कि मियोसिस क्या होता है या एक और तरीका जो होता है सेल डिवीजन का माइटोसिस वो क्या होता है, तो पूरा एक लेक्चर उस पर लग जाएगा और एग्जाम में आपसे इसके बारे में नहीं पूछेगा। सिर्फ यही पूछेगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, या ऐसे भी पूछ सकता है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनका डिवीजन कैसे होता है। तो उनके सेल का डिवीजन मियोसिस के जरिए होता है, माइटोसिस के जरिए नहीं होता। बस इतना टर्म याद करना है। अब ये क्या होता है थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं ताकि ये क्लियरिटी हो जाए हमारी। वैसे क्लास 9 में आपने ये दोनों पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब इसकी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं यहाँ बता दूंगा बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं माइटोसिस की। इसमें क्या होता है, कोई सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम सेल लेट्स सपोज 46। इस सेल का जब डिवीजन होगा तो 1 से 2 सेल बन जाएंगे। वो कैसे होंगे, इसमें भी 46 और इसमें भी 46, यानी उसी जैसा एक दूसरा सेल बन जाएगा कॉपी होके। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, यहां पर किस तरीके से सेल डिवीजन होता है। मान लो कोई सेल था, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जब डिवाइड होगा, यहां पर जब नए सेल्स बनेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। जैसे ये 46 था तो ये हाफ होके 23 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो बनेगा उसके अंदर 23 हो जाएगा। तो बस इतना ही याद रखना है कि मियोसिस में क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। दस व्हेन दीज जर्म सेल्स क्या होते हैं, वही रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो ये जो जर्म सेल्स हैं दो इंडिविजुअल्स के, यानी एक मेल के और फीमेल के, ये कंबाइन करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम डिटेल में आगे देखेंगे किस तरह से होता है। तो इसकी वजह से एक नया इंडिविजुअल बनता है, यानी दो अलग अलग जो जर्म सेल्स हैं वो मिलते हैं। एक मेल के जर्म सेल्स हो गए, या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, इसी तरीके से फीमेल के जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल्स। और इस तरीके से रीस्टैब्लिशमेंट होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, यानी पहले तो वो हाफ हो गए, फिर जब मिले तो वो ओरिजिनल वाला अमाउंट हो गया। 46 से ह्यूमन के एग्जाम्पल ले, 46 से 23 हुए, फिर 23 प्लस 23 फिर से 46 हो गए। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो भी रीस्टैब्लिश हो जाते हैं, जितना ओरिजिनल था यानी होना चाहिए वो हो जाता है, और जो डीएनए कंटेंट है जितना होना चाहिए उतना नई जनरेशन के अंदर हो जाता है। अब अगर हम ह्यूमन का ही एग्जाम्पल लें तो इसमें मेल के अंदर क्या होते हैं, जो आपके जर्म सेल्स होते हैं, बेसिकली उसे हम गैमीट्स कहते हैं, तो वो आपके स्पर्म होते हैं, हम डिटेल में देखेंगे। और फीमेल के अंदर आपके ओवम होता है, ये आपके जर्म सेल या कह सकते हो कि गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स ज़्यादा सही टर्म है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दोनों को एक ही मान के चले हैं, यानी जो आपका जर्म सेल होता है ना और जो आपके गैमीट्स होते हैं वो दोनों अलग चीज़ होते हैं। जर्म सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हीं जर्म सेल से आपके गैमीट्स बनते हैं जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में गलत लिखा है, बल्कि एनसीईआरटी का ये जनरल पैटर्न ही है
कि अगर किसी चीज़ के डिफरेंस पे बात नहीं करनी तो उसको सेम मान के चलता है कि अभी सीखने का टाइम नहीं, आगे सीख लेंगे। तो हायर क्लासेस में अगर देखोगे तो इन दोनों को डिफरेंट दिखाया गया है। अभी सेम दिखाया है, इसका मतलब आपसे ये बताना चाह रहा है कि अभी आपको इसकी डिटेल में नहीं जानना है। दोनों को अगर सेम मान के भी चलोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मेल के गैमीट्स हैं और फीमेल गैमीट्स यानी स्पर्म और ओवम ये मिलते हैं तो एक नया सेल बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इसी की बात यहाँ हो रही है, जो कि हम आगे डिटेल में ह्यूमन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये जो जाइगोट होता है ये ग्रो होता है और डेवलप होता है, यानी इसी के अंदर सेल डिवीजन होगा, फिर अलग अलग सेल अलग अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, फिर अलग टिश्यूज बनेंगे, अलग ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है। तो इसी में डेवलपमेंट होता है और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन, जिसके अंदर अलग अलग स्पेशल टाइप के टिश्यूज होंगे, स्पेशल टाइप के ऑर्गन होंगे। इंसान की बात कर ले तो हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, ये सब अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स है, अलग अलग फंक्शन है इनके, उनके अंदर अलग अलग टाइप के स्पेशल टिश्यूज हैं। तो ये सारे काम करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल को ग्रो करना है, साइज भी बड़ा होना है, सेल डिवाइड भी होना है, अलग अलग फंक्शन भी उसको अलॉट होने हैं। इसके लिए क्या होगा, सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी इस काम को करने के लिए। अगर बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइप के ऑर्गन्स नहीं है, बहुत सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, तो जो दो जर्म सेल्स हैं मेल और फीमेल के वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगे एक दूसरे से। यानी मेल के जो जर्म सेल है और फीमेल के जो जर्म सेल है वो मिलते जुलते होंगे, या हम कह सकते हैं बहुत सिमिलर हैं, एक ही जैसे हैं, बहुत हल्का से डिफरेंस है। लेकिन जब बॉडी का डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे इंसान की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, 200 टाइप के या उससे भी ज़्यादा टाइप के सेल्स बनने हैं उसी एक सेल से जो जाइगोट है आपका। तो यहाँ पर भी जो जर्म सेल्स होते हैं ना वो स्पेशलाइज होते हैं, यानी मेल के जर्म सेल अलग टाइप के होंगे, फीमेल के अलग टाइप के होंगे। एक जो जर्म सेल होगा वो बड़ा होगा और उसके अंदर फूड स्टोर्स होगा, यानी वो खाना स्टोर करेगा। वही दूसरा जो जर्म सेल होगा वो छोटा होगा एंड लाइकली टू बी मोटाइल, यानी वो मोशन कर सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। कन्वेंशनली यानी हम हमेशा से ये मानते हुए आ रहे हैं, एक सिस्टम हमने सेट कर दिया है कि जो मोटाइल वाला जर्म सेल होगा, यानी वो जर्म सेल जो मोशन कर सकता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो कौन वाला होगा, मेल गैमीट्स होगा। देखो यही चीज़ मैंने बता रहा था कि जो जर्म सेल है गैमीट है वो अलग है, लेकिन यहाँ दोनों को सेम बता दिया गया है। यहाँ कह रहा है एक जर्म सेल है, उसी के आगे बात करके कह रहा है कि जो गैमीट्स है, दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन आपको इसका डिफरेंस नहीं सिखाया गया है, इसीलिए दोनों को सेम तरीके से यूज़ किया गया है। तो आपको भी ज़्यादा इसके डिफरेंस पर ध्यान नहीं देना है, बस जो वर्ड जिसके लिए यहाँ यूज़ किया गया एनसीईआरटी में उसी को फॉलो करना है। तो हम कन्वेंशनली यानी हमेशा से एक हमने पैटर्न सेट कर दिया है कि जो मोटाइल वाला जर्म सेल होगा, जो मोशन कर सकता होगा, वो मेल गैमीट होगा, और वो जर्म सेल जिसके अंदर फूड स्टोर होगा, जो बड़े साइज का होगा, वो कौन सा होगा, फीमेल गैमीट होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके बारे में यानी पूछा जा सकता है कि मेल गैमीट्स के फीचर्स क्या हैं। एक तो वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। फीमेल गैमीट्स की बात करें तो उसका साइज़ बड़ा होगा मेल गैमीट से, और वो फूड स्टोर करके रखा होगा। तो हम नेक्स्ट सेक्शंस में इनको देखेंगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कैसे ये दो अलग अलग टाइप के जो गैमीट्स हैं वो मिलते हैं, और किस तरीके से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, और कुछ केसेस में जो बॉडी का डिज़ाइन है मेल और फीमेल का वो भी अलग होता है। तो 3 चीज़ों की बात की गई है। एक तो गैमीट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिस ऑर्गन के जरिए रिप्रोडक्शन होगा, वो मेल में अलग और फीमेल भी अलग, और कुछ केसेस में जो बॉडी है मेल और फीमेल की वो अलग होती है। इंसान में हम देख लें तो मेल और फीमेल की बॉडी में डिफरेंसेस होते हैं, अलग होते हैं। कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि मेल के अंदर होंगे, फीमेल में नहीं है, कुछ फीमेल में है तो मेल में नहीं है, तो ये डिफरेंस होते हैं। तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ अगर ज़्यादा क्लियर ना समझ में आया तो इसका हम डिटेल में पूरा डिस्कशन करेंगे, वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ पाता, और वेरिएशन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। एसेक्सुअल में अगर वेरिएशन ज़्यादा आ गया तो सेल जो अपरेटस है वो हैंडल नहीं कर पाएगा, सेल डाई कर जाएगा। इसके लिए आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आया, जहाँ पर क्या होता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल से जो डीएनए है वो मिल के एक नया डीएनए बनता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली की बात है, मिक्सअप करोगे तो एक नया डीएनए बन के आएगा। तो यहाँ किस तरीके से मिक्सिंग हुई है, कौन कौन से फीचर किससे लिए गए हैं, मैंने चाइल्ड वाला एग्जाम्पल से आपको बताया कि अगर 3 फीचर को हम कंसीडर करें तो 4 अलग अलग टाइप के वेरिएशन आ सकते हैं कि हो सकता है ऐसे तरीके के चाइल्ड हो, या इस तरह का, इस तरह का, इस तरह के। तो चलो मिक्स करके बनेगा। मिक्स करने में प्रॉब्लम ये है कि जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, भाई मेल से भी लिया फीमेल से भी लिया डबल हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन ये था कि एक स्पेशल ऑर्गन हो, वहाँ स्पेशल टाइप के सेल हो,
वो इस तरीके से डिवाइड हो कि रिप्रोडक्शन से पहले उनका जो नंबर है वो हाफ हो जाए। जैसे 46 ह्यूमन में है तो हाफ होके वो 23 हो जाए, ताकि जब 23 + 23 हो जाए तो अपना 46 हो जाए। और हमने देखा कि जो मेल और फीमेल के जो जर्म सेल्स हैं या गैमीट्स हम कह सकते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, बॉडी का डिज़ाइन भी अलग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अलग टाइप के होते हैं। ओके, तो ये थी एक शॉर्ट सी समरी जो कि हमने पूरे लेक्चर में देखी। अब यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं आपको करा दूंगा अलग वीडियो में। तो आपको कोई भी वीडियो देखनी है, पिछली वीडियो देखनी है या आगे जो वीडियोस आएंगी उन्हें देखना है, तो वो सारी आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। ये वीडियो चल रही है, नीचे एक एरो टाइप का बना होगा, वहां क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट का लिंक होगा, सब्जेक्ट का नाम होगा, ब्लू कलर से लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको मैसेज आएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहो तो वहाँ पर लिंक मैं शेयर करते रहता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, नोट्स वगैरह जो भी होता है वो वहीं शेयर हो जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।